अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़। प्रोग्राम फ़ेस टू फ़ेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। पूरी दुनिया में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हो, इंटरनेशनल मीडिया पर हो, सबकी नज़रें ईरान की तरफ है और आज सुबह नमाज़ जनाज़ा शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी जो हैं, उनकी अदा कर दी गई है। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे, डेलीगेशंस मुख्तलिफ मौजूद थे, मंदुबीन मौजूद थे। हाफ ऑफ द वर्ल्ड 100 से ज़्यादा ममालिक जिनके नुमाइंदों ने शिरकत की है वहाँ पर, और फिर ख़ास तौर पर जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की है। और खैर खुशउस्लूबी से ये तमाम वाक़या हो गया है जिसको ईरान ने बराबर पहले ही कर दिया था कि अगर इसराइल ने ऐसा कुछ सोचा, जो आखिरी रसूमात अदा होनी है, उसमें अगर कुछ ऐसा करने की शरारत हुई, कुछ किया गया तो फिर उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तानी डेलीगेशन भी वहाँ पर मौजूद थे और मुख्तलिफ आयात भी पढ़कर सुनाई गई। हर हर जो भी डेलीगेशन आ रहा था उसके लिए उसको भी पॉलिटिकल तौर पर एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है कि और हर आयत का, कुरान की आयत का मफहूम जो है वो बड़ा जो मुख्तलिफ था दूसरे डेलीगेशन से। तो इसी पर हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे, फिर आगे चलकर मज़ीद जो अपडेट्स हैं उस पर भी बात करेंगे। मैं अपने गेस्ट की इंट्रोडक्शन की तरफ चलती हूँ। हमारे साथ हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट, ऑलवेज बड़ा आउटस्पोकन और बड़ा अच्छे से अब्दुल्ला मीर कुल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और हमारे परमानेंट पैनलिस्ट शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का जो है वो बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, मैं सबसे पहले प्रोग्राम आपसे स्टार्ट करती हूँ। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि खुश असलूबी से ये तमाम चीज़ें हो गई, कोई शरारत नहीं की गई इसराइल की जानिब से या किसी और की जानिब से कि किसी भी तरीके से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती। तो इस टाइम पर मतलब ईरान तो वैसे ही मातम जो है वो कर रहा है क्योंकि उनके बहुत बड़े एक लीडर शहीद हुए हैं। लेकिन जो अली खामेनी है जो उनके साहबजादे हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं इस पूरे पासदारान इनकलाब को, और अभी पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना उनको सब उनके ऑर्डर्स पर चलता है, वो मौजूद नहीं थे। तो उनकी जो मौजूदगी ना होना बहुत बड़ा सवालिया निशान है, या उनकी सेहत के हवाले से या मुख्तलिफ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि स्पेकुलेशंस है कि जैसे वो भी शहीद हो गए हैं। तो आपको कभी ओवरऑल अगर ओवरव्यू मैं आपसे जानना चाहूँ, किस तरीके से आप इस सारे ओवरव्यू को करते हैं? या आपको और शहजाद साहब को और नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि इस टाइम पे तो ये आप देख लीजिए कि एक बहुत बड़ा जनाजा, शायद तारीख का सबसे बड़ा जनाजा, तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोग जो है वो बताए जा रहे हैं। और दिस शोज के ये 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन ईरान की बाहर आई है। और माजी के अंदर भी जब आयतुल्लाह ख़मीनी का जनाजा था 1989 में, तो उस टाइम पे भी तकरीबन 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन 1 करोड़ लोग बाहर निकले थे। इससे एक बात तो साबित हो गई कि जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी मान लिया कि मैं तो ये समझता था कि वो आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी शहीद जो है वो एक अनपॉपुलर लीडर हैं, अवाम में बिल्कुल उनकी कोई मकबूलियत नहीं है। तो अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो तो बहुत मकबूल हैं। तो फिर आपने एक मावराए अदालत कत्ल किया, तो इसके ऊपर तो आपको वॉर क्राइम्स के लिए चार्ज करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये कहा कि जिस तरीके से तमाम ममालिक में जितने भी मुल्क आए उनके हवाले से मुख्तलिफ कुरान पाक की आयत मुबारका की तिलावत की गई और उनको उनके जो मेरे ख्याल में एहसासात थे वो दिलवाने की कोशिश की गई कि उनकी कुरान के हिसाब से क्या जिम्मेदारियां बनती हैं या उन्होंने क्या जिम्मेदारियां अदा की। ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी रवायत है जिसको मैं बहुत ही मुझे अप्रिशिएट करता हूँ मैं। तीसरी चीज जो उसके अंदर आई वो ये देखने में आई कि जो 3 साहबजादे थे वो तो शिरकत की, लेकिन जो उनके सुप्रीम लीडर हैं अब मुस्तफा खामेनी साहब, वो उसमें मौजूद ना थे। जिससे नजर ये आता है कि जैसे आपने एक कहा कि या तो वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं या बीमार हैं या जख्मी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जख्मी वाला अंसर मुझे ज़्यादा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि अगर ईरान की तमाम लीडरशिप वहाँ मौजूद थी तो जाहिर है फिर एक आदमी अगर बच भी जाता तो उससे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती कि वो कोई ऐसा कमाल ना हो जाता। हाँ, सैयद अली खामेनी अगर होते तो वो और बात थी, क्योंकि
वो एक ऐसे आदमी थे, जहां दीदा थे, बड़ा वसी तजुर्बा रखते थे। एक अरसा दराज वो आयतुल्ला के ओहदे के ऊपर और सुप्रीम लीडर के ओहदे पे कायम रहे। तो एक नए जो ओहदेदार हैं वो उनकी मेरे ख्याल में अगर ऐसी कोई इतलात होती तो मेरे ख्याल में वो भी शायद साथ ही उनका ये सिलसिला कर दिया जाता। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अलील हो सकते हैं, वो जख्मी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो शहीद हुए होते तो जिस तरह से ईरान ने तमाम अपने जितने भी शुहदा थे किसी का नहीं छुपाया, सबका बताया कि हाँ वो शहीद हो चुके हैं। उनके फैमिली जराए ने जो है वो अभी तक इस बात की बात नहीं कही। तो मेरा ख्याल है कि ये जो दूसरा एस्पेक्ट है मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि वो जख्मी हो सकते हैं, लेकिन इससे कहीं भी काबिल-ए-एहतराम अब्दुल्ला भाई, यहाँ तक आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम इस बात से एग्री हैं कि जख्मी हो सकते हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मुस्तकिल सफारत खाने की तामीर के लिए इसराइल के साथ जो मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं और ख़ास तौर पर अमेरिकी सफ़ीर माइक हकाबी ने सिग्नेचर जो किए हैं, ये हमारे लिए बहुत एक खौफनाक सी चीज़ है कि ये साइन कैसे हो गए, क्योंकि पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो मशरक़ी यरूशलेम को मुस्तकबिल में फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस सारी सूरत हाल में फिर अब ट्रंप साहब जो है या यूरोपीय ममालिक जो हैं वो क्या इब्राहिमी मुआहदे में इन ममालिक को शामिल करवाएंगे, क्योंकि दस्तखत करने का मतलब आप किस निगाह से देख रहे हैं, अब फ्यूचर क्या है अब्दुल्ला भाई? बात कही, मैं इसी के ऊपर आ रहा था कि माइक हकाबी ने पहले भी आपको कहा था कि इजराइल को अपने जो ग्रेटर इजराइल का नक्शा बनाने की इजाज़त है और उसमें रंग भरने की इजाज़त है, मजहबी लिहाज से, सियासी लिहाज से और इखलाकी लिहाज से। ये बात उन्होंने बतौर सफ़ीर कही थी और अमेरिका ने उनकी सरजनिश नहीं की, जिसका मतलब वाज़ेह है कि अमेरिका की आशीर्वाद से की गई, वरना तो अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी से मुतसादम होती तो वो कभी भी ये बात ना करते, और अगर करते भी तो उनका फॉरेन ऑफिस उनको ठीक ठाक रगड़ा लगा देता। तो अब जो ये अब्राहम एकॉर्ड है, आपको याद ही होगा, आपके साथ तो माजी में भी प्रोग्राम होते रहे, मैंने कहा था कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। आज पाकिस्तान को ये बात वजाहत से मेरे ख्याल में करनी चाहिए और मैं डिमांड करूंगा पाकिस्तान हुकूमत से कि वो जवाब दें इसके ऊपर कि जब उन्होंने कहा था कि अल-कुद्स शरीफ जो है, और ये फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर खड़े होके नायब वजीर आजम जनाब इशाक डार ने कहा था कि वो अल-कुद्स शरीफ कैपिटल होगा और जो 1967 से पहले वाला बॉर्डर है उसके ऊपर इजराइल को जाना पड़ेगा। अब्दुल्ला हमीदुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और हमारे साथ हमारे जो नए गेस्ट हैं एयर वॉइस मार्शल एजाज महमूद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, जो अभी नमाज जनाजा शहीद जो आयतुल्ला खामेनी है उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है और बहुत ज्यादा तादाद में तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो इसमें शरीक हुए थे, पूरी दुनिया के डेलीगेशन इसमें मौजूद थे। लेकिन इससे आगे बढ़कर अब तमाम नजरें दोबारा से मुज़ाकरात पर, सीज फायर पर, जो 60 रोज के अंदर तमाम तर चीजें तय पानी है उन पर है। तो अभी गिव एंड टेक स्टिल चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट पूरी दुनिया को ईरान की आवाम ने ये मैसेज दे दिया है कि हम ये जो कहते थे कि हम आपको रजीम चेंज करेंगे, रजीम चेंज ऑपरेशन है ये सारा, उन्होंने बता दिया बाहर निकल के कि हम अपने सुप्रीम लीडर के पीछे खड़े हैं। और किस तरीके से आप इस पूरी सिचुएशन को देखते हैं, और जो खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर सेकंड राउंड होने जा रहा है मुज़ाकरात का, जो 11 जुलाई से स्टार्ट होगा, तो हम कितना होपफुली पॉजिटिवली इसको देखें, क्योंकि ओवरऑल तो ये 3rd राउंड होगा, लेकिन पाकिस्तान में जैसे पहले इस्लामाबाद में पीस टॉक हुए, हम एक सेकंड राउंड को दोबारा होस्ट करने जा रहे हैं। जी, यकीनन ईरान की आवाम ने अपने रूहानी पेशवा को उनके स्टेटस और उनकी खिदमात के मुताबिक उन्होंने उनको होमेज पे की, और इतनी बड़ी तादाद में वहाँ उन्होंने इसमें शिरकत की जनाजे में, तो उससे वाकई एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो अक्रॉस द रीजन, बल्कि मैं समझता हूँ कि
जहां तक जाना चाहिए वहां गया। इसलिए आप ये देखिए कि अभी मैं थोड़ी देर पहले न्यूज़ में देख रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्टेटमेंट का टिकट्स चल रहे थे कि मैं ये समझता था, कोट अन कोट उनके अल्फाज हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के, कि शायद ईरान के अवाम ने नापसंद करते हैं खामनाई साहब को, लेकिन लोगों ने तो ये साबित किया कि वो उनसे मोहब्बत करते हैं। तो अगर इस चीज़ का एतराफ़ प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस बड़े जनाजे ने क्या मैसेजिंग की होगी। और बिल्कुल डिजर्विंग है, ये कोई इसमें कोई किसी किस्म का इब्हाम नहीं होना चाहिए उन लोगों को जो रिसर्च करना चाहते हैं कि कैसे ईरान ने अपने तमाम तर मादी वसाइल की लिमिटेशन के बावजूद एक बड़ी सुपर पावर और एक बड़ी मिलिट्री पावर इजराइल को उन्होंने किस तरह उनको टेक ऑन किया और अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ी। तो ये बहुत मेरा ख्याल है एक शानदार डेवलपमेंट है, और इससे ये डिटरमिन होता है कि ये जो रिजीम चेंज का नैरेटिव था, जो कि जंग के दो बड़े स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स में से एक था, वो कितनी बुरी तरह फेल हुआ। और अवाम ने उसको ना सिर्फ उस वक्त रिजेक्ट किया, और बमबारी के दौरान भी जिस तरह वो सड़कों पे निकल के उन्होंने उस वक्त भी यकजहती का इजहार किया था, आज एक बार फिर मौसम की शिद्दत के बावजूद वो बाहर आए और उन्होंने अपने रूहानी पेशवा को उनके शायान शान जो है उनका जनाजा जो है उसमें शिरकत की। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक बात है। बट साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जिस तरह से ईरान पर अटैक किए गए, आज नमाज जनाजा में सुप्रीम लीडर के जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, तो वो रजीम चेंज ऑपरेशन भी फेलियर था। और फिर ये खबर थी कि ईरान को शायद कमजोर कर दिया गया है, उनकी लीडरशिप कमजोर हो गई है। लेकिन उन्होंने ये पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया है कि हालात जैसे भी हैं, हम अपने सुप्रीम लीडर के पीछे खड़े हैं। मतलब एक तो ये दैट वाज अ वेरी क्लियर मैसेज फॉर द वेस्ट और इवन फॉर द मिडिल ईस्ट एज वेल। तो एक जो नई जो सफबंदी हुई है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखें काबिल एहतराम फिजा रियाज साहबा, आपने और AVM साहब ने जो बात कर दी है, बिल्कुल 2 करोड़ तक तो अवाम नजर आ गए। फिर आपने फरमा दिया कि ट्रंप ने भी तस्लीम कर लिया, तो बातें तो सारी खोल दी हैं। जब बातें खुल गई हैं तो मैं ये समझता हूँ, मेरे नज़दीक ये एक जनाजा नहीं बल्कि ये एक ताकत का मुजाहरा था, और सफारती पैगाम भी इसमें शामिल था। ये कोई आम जनाजा नहीं था। कहना ये चाहता हूँ, इस जंग में मतलब ट्रंप की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, सब तो ये कह रहे थे ना कि ईरान तनहा हो चुका है, ईरान फारग हो गया है। भाई ये जो फारग हुआ है ईरान, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, एक तस्वीर देख ले जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही है। ये तस्वीर बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, तस्वीर बोल रही है, तस्वीर बता रही है, तस्वीर मंजर कशी कर रही है, तस्वीर लोगों की तादाद बता रही है। और दूसरा आप देखें, वो जैसे हम पाक भारत का तनाज़ा चल रहा है, आपको याद होगा सऊदी अरब ईरान का भी मामला कोई इतने बेहतर नहीं थे। सऊदी अरब का वफ्द वहां पहुंचा हुआ है। सऊदी अरब के वफ्द का पहुंचने का मतलब फिजा ये है कि खित्ते की सियासत जो है, मशरक़ वस्ता की सियासत, ये तब्दील हो रही है। अब सऊदी अरब का जाना बहुत बड़ी बात है। एयर मार्शल साहब, अभी जो आप बात कर रहे थे, मैंने भी बात की, जंग का नक्शा भी सामने आ गया, सारी बातें हमें समझ आ गई। आप क्या समझते हैं कि ये जंग इसराइल ने जीती या बयानिया ईरान ने जीती, को वाज़ह करेंगे? जी बिल्कुल भट्ट साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये जंग इजराइल या अमेरिका ने नहीं जीती, ये जंग ईरान ने ही जीती है। और इस सिर्फ जीती ही नहीं है, बल्कि इस जंग के नतीजे में जो फॉलो अप में जो इक़दाम हो रहे हैं और जो होने जा रहे हैं, ईरान सबसे बड़ा बेनिफिशरी है, और उसके बाद अमेरिका सबसे बड़ा लूज़र है। इजराइल को मैं समझता हूँ कि उनको भी नुकसान हुआ है, लेकिन उनका नुकसान जो है वो उसकी कॉनोटेशंस डिफरेंट है। वो ये हैं कि उनको उनकी जो एक मिलिट्री प्रोवेस
और जिस तरीके से वो इस खिते में एक टेरर इन्होंने क्रिएट किया हुआ था कि उनकी इतनी बड़ी मिलिट्री माइट है कि वो किसी भी मुल्क में किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं या असैसिनेशंस करवा सकते हैं मोसाद के ज़रिए, और वो तमाम मुसलमान मुल्क जो उनके हमसायों में थे वो उनसे बड़े मरूब नज़र आते थे। वो इज़राइल जो दो जंगों में भी 67 और 73 में, जब उस वक्त निस्बतन इतना मजबूत नहीं था और इस रीजन में दूसरे इस्लामी मुल्क बड़ी अच्छी फोर्सेस थी, मिस्र की या सीरिया की उस ज़माने में, लेकिन उन जंगों में भी जो इज़राइल के अवाम थे वो तल अवीव में या यरूशलेम में, वो मजबूर नहीं हुए थे कि वो ज़ेरे ज़मीन जो है ना पनाहगाहों में जाएं। इस जंग में तो उनका हर फर्द जो है वो मजबूर हो गया कि वो शेल्टर्स में चले जाएं। बिल्कुल ठीक है, और यही है, इसी से सारी दुनिया को जो है वो क्लियर कि हु इज द विनर इन दिस वॉर। और आई थिंक आज का जो उनका डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है वो खुद ये बता रहा है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए वो लोग आए थे और रिजीम तो चेंज हुआ नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अब लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान में अब जो नेक्स्ट राउंड होगा मुज़ाकरात का उसमें कितनी पॉजिटिविटी आती है, और पाकिस्तान तो पहले ही बहुत वाइटल रोल एक प्ले कर रहा है इसमें। एक हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, और जैसे पाकिस्तान एक दोबारा से पीस टॉक को होस्ट करने जा रहा है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूएस की सैंक्शंस लगी हुई हैं ईरान पर, उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाएगा। मेन फोकस जो होगा वो यही होगा जो 11 जुलाई में पाकिस्तान में जो डेट आई है कि यहाँ पर दोबारा पीस टॉक के लिए हम होस्ट करने जा रहे हैं। बट ओवरऑल सिचुएशन इस टाइम जो बनी हुई है, और जैसा डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया ट्रुथ सोशल पर, उसको देख के भी आइडिया हो रहा है कि अब बहुत सी चीजें डोनाल्ड ट्रंप को भी वाज़ेह और क्लियर हो चुकी हैं। अमेरिका के अंदर क्या सिचुएशन बनी हुई है और किस तरीके से लोग इस पूरे वॉर को देख रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितनी मुश्किलात पैदा हो गई हैं इस वॉर की वजह से। तो अमेरिका से ही आपको पता है कि हमारे साथ साजिद तारिर साहब मौजूद हैं। हमेशा जो है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स, वैसे तो ये रिपब्लिकन पार्टी को बड़े अच्छे से इन एंड आउट्स और किस तरीके से वो पूरा सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छे से वेरी वेल एक्सप्लेन हमें बताते हैं, समझाते हैं। तो तारिर साहब, पहले तो ये बता दीजिए कि जो आयतुल्लाह खामेनेई का जो पूरा एक फ्यूनरल पूरा प्रोसेस हुआ है, जिस तरीके से वो गुजरा है, जैसे डेलीगेशंस आए हैं और इंटरनेशनल मीडिया की उसको कवरेज मिली और अवाम जिस तरीके से पीछे खड़ी हुई है, तो ये तो आई थिंक ये पिक्चर क्लियर हो गई है कि वो जो रिजीम चेंज वाला ऑपरेशन था उनको वो नहीं इस तरह चाहिए है, और वो अपनी अवाम जो है वो उनके साथ खड़ी है। और दूसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, उनका और उनकी काबीना का जितनी दूरियां पैदा हो रही हैं इजराइल को लेके या ज्यूश लॉबी को लेकर, तो इसको किस तरीके से ईरान फायदा उठा सकता है इस पूरे सूरत हाल का? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि एक पूरी कंपेन है जो ये तदफीन ईरान के अंदर है। पूरी कंपेन है 4 से 9 जुलाई। आज बल्कि CNN ने पूरा उनका शेड्यूल जो है उसको बताया है कि एक एक दिन में क्या हो रहा है। ऑब्जेक्टिव, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है जो ईरान हासिल करना चाहता है कि अमेरिका जो ऑब्जेक्टिव लेकर आया था, जो मकासद लेके आया था, उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। रजीम तब्दील होना तो दूर की बात है, रजीम पहले से स्ट्रांग हो चुकी है। 100 से ज्यादा ममालिक के नुमाइंदे आज जो हैं वो ईरान के अंदर मौजूद हैं, और ये बता रहे हैं दुनिया को कि ईरान इज नॉट आइसोलेटेड, दुनिया की सपोर्ट हासिल है। अब मैं ये इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि वहां पे कई ऐसी चीजें अनएक्सपेक्टेडली देखी जा रही हैं ईरान के अंदर, जो कि जिसकी नजीर नहीं मिलती। एक तो मैं उसमें अर्ज ये करना चाहूंगा कि 2 करोड़ 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोगों का वहां पे इकट्ठा होना, 10 लाख लोगों का वहां पे स्टे करना जो है वो करेंगे। फिर हर कुरानी आयत के साथ एक मैसेज दिया जा रहा है जो भी वहां पे हाजिर होता है। फिर उसके बाद जो प्रोसीडिंग के, मैं हैरान हूं कि यहां से ना सिर्फ वो कुम और उसके बाद नजफ जाएंगे, और फिर वहां से उनकी जो बॉडी है, उनके ताबूत को
हेलीकॉप्टर के जरिए हजरत इमाम हुसैन के रोजे पे ले जाया जाएगा और उसके बाद मशहद में लाके उनकी तदफीन होगी। और ना सिर्फ आज बल्कि मैं हैरान हूं, इंटरनेशनल जरीदे ये बता रहे थे कि उनके 3 बच्चे, आयतुल्ला अली खामनाई के 3 बच्चे भी जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं। अभी तक जो उनके सक्सेसर हैं उनकी प्रेजेंस के बारे में बात नहीं की गई, बल्कि इसमें मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि स्टेज दोबारा सज रहा है इस्लामाबाद में 11 जुलाई को, और 3 सब्जेक्ट्स पे वहां बात होगी, न्यूक्लियर पे, हरमूज पे, और जो मुंजमद एहसासे हैं इन पे बात होगी। मेरी मादरे मिल्लत, मेरा इस्लामाबाद एक दफा दुनिया की शाह सुर्खियों में फिर दोबारा होगा। रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, अनबिलीवेबल। अब उस पर मैं बात करना चाहूंगा कि अमेरिका के अंदर हालात इस वक्त क्या है, जो एक सेंसिटिव चीजें कुछ तारण साहब, यहां तक आपकी बात हम समझ गए। आपने जो फरमाया कि इस्लामाबाद में स्टेज सजना चाह रहा है, हम एग्री हैं और इंशाल्लाह ताला ये जरूर सजेगा और दूसरा एपिसोड होगा। फैजल ने भी बात क्लियर कर दी, पिक्चर क्लियर कर दी कि हर चीज अय्या हो चुकी है। ट्रंप ने भी तस्लीम कर लिया है कि जनाब शहीद से ईरानी लोग प्यार करते थे, तस्वीरें भी आ गई हैं, आपने भी फरमा दिया 2 करोड़ से ज़ायद आवाम आ गई है। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो अमरीकी आवाम के साथ रहते हैं, आप उनके साथ घुल मिल कर रहते हैं, उनकी इस वक्त क्या सोच है अमरीकी आवाम की, वो क्या कहते हैं, उनकी क्या सोच है कि इसराइल ने जंग जीती है या ईरान का बयानिया जो है वो सामने आया है वो जीता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक लाइन सीधी कहना चाहता हूं कि जनाब मोहतरम, क्या आपको ट्रंप जीतता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? काबिल एहतराम। देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन इस वक्त अमेरिकन अवाम ये समझना चाहती है, जिसका जवाब वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से नवंबर में पूछना चाहेंगे, क्या ये जंग अमेरिका की थी या इजराइल की थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पे सेटिस्फाई कर पाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप या नहीं? अब मैं ये बताना चाहूंगा कि आज अब उन्होंने कैंपेन अपनी शुरू कर दी है, और उस कैंपेन में क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी डील ओबामा डील से बेहतर थी, मैं एक पाई भी नहीं दे रहा ईरान को, बल्कि उनके मुंजमद एहसासों के बदले में भी मैं सोयाबीन और मकई दे रहा हूं उनको। ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब अवाम इसको लेती है, खरीदती है या नहीं है, ये एक अपहिल बैटल है। उसकी वजह यह है 2 चीजें जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप लकी नजर आ रहे हैं। एक, कोई भी कदावर शख्सियत डेमोक्रेट पार्टी के अंदर मौजूद नहीं है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन में और जेडी वैंस को चैलेंज कर सके अगले सदारती इलेक्शन में। ये एक इशू इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी को है। दूसरा इशू ये है कि 12 साल जो जिस तरीके से बराक ओबामा ने और जो बाइडन ने जिस तरीके से इस कंट्री को चलाया लोगों के सामने है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत जरूरी है इस वक्त भी, और फिर उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट्स, बॉर्डर, ये इश्यूज अभी तक अवाम के सामने हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप महंगाई के तूफान को रोक पाए तो शायद ये मिड टर्म इलेक्शन जीत जाए, अगर ना कर पाए। और दूसरा बट साहब, एक चीज यहां पे ये भी ऐड करना चाहूंगा कि ज्यादातर अगर अमेरिकन सियासत को करीब से देखा जाए तो जब प्रेसिडेंट के आखिरी दिन चल रहे होते हैं, ज्यादातर सिटिंग प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में जो बैठते हैं वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं। उसकी वजह ये होती है अपना मैंडेट डिलीवर कर रहे होते हैं, कई अनपॉपुलर डिसीजन उन्होंने लिए होते हैं, बिलखसूस यहां पे ईरान की जंग। बिलखसूस ये जंग अमेरिका की जंग नहीं थी, बहुत दूर थी। ईरान वाज नॉट अ थ्रेट टू द मेनलैंड। ईरान अमेरिका को चैलेंज नहीं कर रहा था और हमने वहां पे बिलियंस डॉलर लगाए। तारण साहब, आखिरी सवाल फिजा साहिबा आपसे करने लगी हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा शार्प सवाल करूंगा और आप भी प्लीज शार्प जवाब दीजिएगा। लाल झंडे, रिवेंज, इंतकाम ईरान में नजर आ रहे हैं, क्या दोबारा कोई आपको ऐसी खुदा ना खास्ता ऐसे हालात तो नहीं लग रहे कि अब ईरान एक और ताकत से आएगा और ये मामला फिर जंग की तरफ जा रहे हैं? साजिद भाई। बिल्कुल, मैं एग्री करूंगा, भट्ट साहब आपसे एग्री करूंगा। इस वक्त आज इंटरनेशनल जरीदे सब ये कह रहे हैं कि वहां से खून के बदले के नारे लग रहे हैं, और लोग ये भी स्पेकुलेट, बल्कि व्हाइट हाउस भी, वॉशिंगटन डीसी भी स्पेकुलेट कर रहा है कि शायद दोनों पार्टियां जो टाइम बाय कर रही हैं। और इसमें एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा कि बीबी नेतन्याहू इज कमिंग टू वॉशिंगटन डीसी और अपना एक नया सिक्योरिटी एग्रीमेंट करेंगे वॉशिंगटन डीसी के साथ। मैं भट्ट साहब टोटली आपसे एग्री करूंगा। इशारे यही नजर आते हैं कि शायद
इस नवंबर के बाद शायद दूसरा कोई ना कोई प्लान व्हाइट हाउस के ज़हन में हो और बीबी नेतन्याहू भी उसके पीछे अपना कोई और बिल्कुल ठीक है। अब लेट्स सी कि आगे क्या प्लान बनता है। बट क्विकली मुझे तारिक साहब ये बताइएगा कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प मिड टर्म इलेक्शंस हार जाते हैं, सो इसमें आई मीन आगे व्हाट नेक्स्ट, उनको उनसे क्या इख्तियारात वापस लिए जाएंगे? स्टिल वो प्रेसिडेंट तो रहेंगे, लेकिन क्या इम्पीचमेंट होगी या फिर आगे कुछ और कवानीन में कोई उनसे वापस ले लिए जाएंगे? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इमिग्रेंट्स के राइट्स जो हैं वो असाइलम वाले वो उनको अलॉट कर दिया है कि वो ही कैन डिसाइड। तो अभी अगर वो हार जाते हैं मिड टर्म इलेक्शंस नवंबर, तो क्या नक्शा होगा? जो सियासी तारीख अगर देखी जाए तो उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लेम डक प्रेसिडेंट। जिस तरह कि वो बिल्कुल मुर्गाबी बैठी होती है छुप के पानी में, वो कर कुछ नहीं सकता, उसको कांग्रेस साथ सपोर्ट नहीं दे रही होती, तो वो किस तरह करता है, वो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करता है और अपना जो बचा बचाया मैंडेट होता है उसके जरिए इन्फोर्स करने की कोशिश करता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प मिड टर्म इलेक्शन हारते हैं तो वो पॉपुलैरिटी लूज कर चुके होंगे, लेकिन एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए अपना बचा कुचा मैंडेट जो है वो डिलीवर करने की कोशिश करेंगे इसके बगैर। और आप बिल्कुल फिजा आपने सही फरमाया है कि इस वक्त जुडिशरी भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को सपोर्ट नहीं करती। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और अभी जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें अगर उनको रिलीफ ना दिया, महंगाई कम ना की, दिस इज द मेन फोकस, तो फिर रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रम्प को ज्यादा ट्रबल्स हो सकती हैं। एक ब्रेक पर हमने जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी पर हम बात करेंगे। आपको पता है कि वैसे तो ओवरऑल ग्लोबली बहुत ज्यादा रिसेशन चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही चल रहा होता है, क्योंकि बाहर कोई चीज महंगी हो या ना हो, खासतौर पर पेट्रोल पाकिस्तान में सबसे पहले महंगा हो जाता है और फिर रीजन में सबसे ज्यादा महंगा होता है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी, और फिर जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है बाकी तमाम चीजें भी उसके साथ ही महंगी होना शुरू हो जाती है। हमारी इकोनॉमी में क्या बेहतरी आ सकती है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या मजीद फ्यूल प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो कम होंगी? हमारे साथ दी एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट हारून शरीफ साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी जैसे मैं बात कर रही थी कि सिर्फ पेट्रोल महंगा होना से ये नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल ही महंगा हो रहा है, उसके साथ जुड़ी ज़राअत हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हर ज़रूरत जिंदगी एक आम आदमी को जिस जगह से गुजरना पड़ता है एक दिन में, वो तमाम प्राइसेस जो है एट द एंड इवेंचुअली फ्यूल के साथ एडजस्ट होती हैं कि जी पेट्रोल महंगा हो गया, इस वजह से बाकी सब चीज़ें भी महंगी हो गई है। और हुकूमत कभी हमसे पेट्रोलियम लेवी की मद में पैसे भी चार्ज कर रही है, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में पैसे चार्ज कर रही है, बहुत कुछ हो रहा है जिसमें गवर्नमेंट हमसे चार्ज कर रही है। एट द एंड इवेंचुअली रिलीफ नहीं हमें मिल रहा। अगर $75 फी बैरल भी फ्यूल हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, हमें फिर भी 300 का लेना पड़ रहा है। जी आपके सवाल के बहुत से पहलू हैं, लेकिन ज्यादा अहम पहलू जो डिस्कशन का है कि आया इस मुश्किल वक्त में हमारे हुकूमत की तरजीहात जो हैं वो पीपल सेंट्रिक या लोगों की बेहतरी की तरफ है, या वो सिर्फ अपना डे टू डे कारोबार चलाने की तरफ ज्यादा है। जो मेरा असेसमेंट ये है, और बहुत से लोग मेरे से इत्तफाक करते हैं, कि हुकूमत जो है वो ज्यादातर जो है वो टैक्स कलेक्शन पे उनका जोर है, ना कि उस कलेक्शन कहाँ स्पेंड किया जाए। तो ये जो आपका सवाल है कि ऑयल की प्राइसेस के अंदर जो दोबारा से कमी हुई है वो पास ऑन क्यों नहीं हो रही, ये जो पेट्रोलियम लेवी होती है ये कोई टैक्स नहीं है, ये आम तौर पे किसी इमरजेंसी के लिए लगाई जाती है। जब फ्लड्स आए थे तो इसको लगाया गया था सुपर टैक्स की तरह, लेकिन ना सिर्फ उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं बल्कि उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हुकूमत अपने अखराजात को पूरा कर सके। जब एक हुकूमत कर्ज के ऊपर और सिर्फ अपने अखराजात पे तवज्जो ज्यादा देगी तो फिर लोग इग्नोर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। काबिल एहतराम हारून भाई, मैं तो मौशियत का एक तालिब इल्म हूँ और आप माशाल्लाह मौशियत को के एक्सपर्ट हैं। मैंने जो स्टडी किया, मैंने जो पढ़ा, तो पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा जो था वो हुकूमती दावा जो है वो मुझे समझ नहीं आया, कोई बेबुनियाद सी बात लग रही है, क्योंकि 10 माह में पावर सेक्टर का जो कर्जों में कमी की बजाय 240 अरब का तो इजाफा मुझे नज़र आ गया। वो कह रहे थे कम हो गया, मुझे इजाफा नज़र आ गया। एक तो मुझे ये समझा दे, मैंने अंग्रेज़ी में था, गलत तो नहीं पढ़ा कहीं। दूसरा मुझे ये भी समझा दीजिएगा
कि पूरे मुल्क में लोड शेडिंग जो है उसका जिन फिर बाहर निकल आया है। हर जगह जनाब लोड शेडिंग, आप गली मोहल्ले जिस जगह जाएं लोड शेडिंग। हमारे पास वाफर बिजली मौजूद है, पेट्रोल का मसला है, असल कहानी क्या है? दोनों सवालों का जवाब दे दे तो बड़ा मशकूर होऊंगा जनाब हारून भाई। जी, किसी भी इकोनॉमी के अंदर कुछ बड़ी, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक फॉल्ट लाइंस होती हैं जो स्ट्रक्चर खराब होता है। पावर सेक्टर हमारी इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है जिसका इम्पैक्ट हर बिजनेस पर आ रहा है, हर टैक्सेशन की पॉलिसी पर आ रहा है और हमारा कर्ज जो बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर आ रहा है। और दूसरा, जैसे हमें पता है कि हमारा जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है कि हम कम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, ये क्रॉनिक हमारे फैक्टर्स हैं। अब पावर सेक्टर के सवाल का पहला जो गर्दिशी कर्जा है, मेरा जवाब ये है कि वो कम नहीं हो सकता जब तक आप बिजली बनाने का स्ट्रक्चर ना बदलें। हम महंगी बिजली बनाते हैं, बाहर के इंपोर्टेड गैस पे डिपेंडेंट बिजली बनाते हैं और फिर हम उसको सब्सिडाइज करके सस्ती बेचते हैं और गवर्नमेंट जो कट लेती है उसको वो कर्ज से फिल करती है क्योंकि उसके पास इनफ रेवेन्यूज नहीं है। अब ये हम उसको विंडो ड्रेसिंग करने के लिए कभी बैंकों को पास ऑन करते हैं, कभी रीस्ट्रक्चर करते हैं, कभी कहते हैं हम आईपीपी से रीनिगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ बिजली बनाना है बल्कि कैपेसिटी पेमेंट का जो हमने साइन किया हुआ है वो भी गर्दिशी कर्जे में शामिल होता है। इसका हल एक ही है कि हम अगर अपना एनर्जी मिक्स बदलें, बिजली की कीमत को सस्ती करें और लोग डिमांड मैनेजमेंट करें कि हम कम बिजली इस्तेमाल करें और ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ मूव करें अगले 5-10 साल में। अदरवाइज ये गर्दिशी कर्जा आप देख रहे हैं पिछले 15 बरस से, मुझे याद है कोई 15 साल पहले उस वक्त जो आर्मी चीफ थे मुझे कहीं मिले, जनरल कियानी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या हम वाकई इससे निकल आएंगे। अनफॉर्चुनेटली आज इसको 15 बरस हो गए, हम वहीं फंसे हुए हैं। आपका जो सवाल का जो दूसरा एंगल है दैट वाज अगेन लिंक्ड टू, आप मुझे रिमाइंड करेंगे? लोड शेडिंग का जिन बाहर निकल आया जी। अब जब हमने पिछले बहुत सालों में जब लोड शेडिंग होती थी तो सारा जोर जो है बिजली की जनरेशन पे लगा दिया। मैं इसको एक ओवरऑल पॉलिसी का फेलियर कहता हूं कि हम सिर्फ, जैसे होता है ना जी, पैच वर्क करते हैं कि इसको फिक्स कर लो दूसरे को ना करें। तो वहां पर फिर ये हुआ कि जब आपने सारा जोर वहां लगा दिया, आपने महंगी बिजली के कारखाने भी लगा लिए, लेकिन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को आपने सिस्टम को बेहतर नहीं किया, ट्रांसमिशन के सिस्टम को बेहतर नहीं किया। जो ही डिमांड बढ़ती है, गर्मियों में गर्मी पड़ती है, ट्रांसमिशन का सिस्टम बैठ जाता है, तो हम फिर उस बिजली की खपत जो सरप्लस पड़ी है वो भी आपको लॉस आपका दे रही है क्योंकि आपका डेट बढ़ रहा है और आप लोगों को भी नहीं दे पाते। बट सर, अभी जो एक सिचुएशन है जिसमें हर तरफ यही है कि इंटरनेशनल मार्केट को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। पाकिस्तान की इकोनॉमी तभी बेहतर होगी जब हम जो है वो बाहर से पैसा लेकर आएंगे, बाहर के इन्वेस्टर्स को जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आके। लेकिन जो मुकामी इन्वेस्टर्स हैं उनको तो किसी तरीके से फैसिलिटेट नहीं कर रहे। तो ये गवर्नमेंट की कैसी पॉलिसी है? वो तो यहाँ पे अगर सनतकार खुशहाल होगा तो ही हम बाहर से इन्वेस्टमेंट को यहाँ ला सकते हैं ना जी। ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, ये उनकी विश लिस्ट है कि जी हम बाहर से पैसा ले आएंगे बहुत ज्यादा और अचानक पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। देखिए, इकोनॉमिक्स जो कहती है उसको हमें समझना है। इन्वेस्टर जो होता है वो दुनिया का बुज़दिल तरीन इंसान होता है। जब तक उसको अपने पैसे की प्रोटेक्शन और अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती वो पैसा नहीं लगाता। हमें अपने लोकल इन्वेस्टर के लिए वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में तब्दीलियां करनी है जो हमारे कंपेटिटर कर रहे हैं। अभी आप देखिए, रिसेंटली इंडिया ने ईयू के साथ ट्रेड डील की है। टर्की ने 1 माह पहले तकरीबन टैक्सेस को स्लैश कर दिया है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। हमारा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और हमें मैसिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की चेंजेस करनी है। जब हम वो नहीं कर पाते हैं तो हम एक पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट के लिए दौरे करते हैं, एमओयूज दिखाते हैं, फिर कहते हैं इन्वेस्टर बहुत आ रहे हैं, लेकिन हमें एविडेंस कहता है कि बाहर का इन्वेस्टर तब आएगा
जब लोकल इन्वेस्टर इस मार्केट में रिस्क लेना शुरू करेगा। एंड इट्स कर अबाउट देगा, टाइम right. कि हुकूमत लोकल इन्वेस्टर को तरजीह दे। हारून बिल्कुल भाई, ठीक है। शार्प सा सवाल है, शार्प जवाब दीजिएगा। फिजा ब्रेक पे जाने लगी है। मेरे पंजाब में जनाब बड़ी बसें आ गई हैं, मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, और वो जनाब इलेक्ट्रिक से चल रही हैं। आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है पाकिस्तान, पंजाब का फ्यूचर जो है उसमें क्लाइमेट भी बेहतर हो जाएगा और सारी रहमतें हो जाएंगी। या सिर्फ ये बातें मेरे ख्वाब ही हैं? कोई हकीकत नजर आती है आपको? हारून भाई? जैसे मैंने अर्ज किया कि मूवमेंट टुवर्ड्स जो आपका हेल्दी फ्यूल्स हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आया ये हुकूमत का काम है कि टैक्स पेयर के पैसे से खरीदे, या आप इंसेंटिव दें और इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके इन बसों को लाएं और मेंटेन करें। अदरवाइज इनके किराए को और सब्सिडी को, जैसे हम करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, टैक्स पेयर सब्सिडाइज करता रहेगा और एक वक्त आएगा कि फिर ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सस्टेन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेन करने के लिए जरूरी यही है, जैसे आपने बोला, कि विश लिस्ट से निकलकर जो रियल पॉलिसी मेकिंग है उसकी तरफ आए ताकि हालात बेहतर हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, फिर मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।